Hello students, this is Surya Pratap Singh and here we are to begin with the lecture number 5 of chapter 5 Magnetism and Matter. So in the last lecture we have discussed about the torque on electric dipole placed in uniform magnetic field and bar magnet as an equivalent solenoid, right? So in this lecture I am continuing with the topic and we are going to start with the potential energy of a dipole placed in uniform magnetic field. ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि जो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है और वो टॉर्क उस डाइपोल को रोटेट करने का ट्राई करता है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। तो फिर से वो डायग्राम बनाता हूं मैं। सपोज वी हैव कंसिडर्ड अ बार मैग्नेट। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, या इसको साउथ बोल लो और इधर नॉर्थ बोल लो, पिछली बार की तरह। अच्छा, हमें पता है यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे एक फोर्स लगेगा और वो दोनों जो फोर्सेस हैं वो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा। क्लियर है? तो जब वो टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा, ये जो भी एंगल है थीटा, इस थीटा एंगल को चेंज करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन से दूसरी एंगुलर पोजीशन में जाने में जो टॉर्क इस पे लगा, वो टॉर्क ने इस पर्टिकुलर डायपोल पर कुछ वर्क किया ना। यार, हम अगर किसी चीज को यहां से यहां मूव करा रहे हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर कराता है तो हम बोलते हैं कि कुछ वर्क डन हमने किया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे जब भी फोर्स लगाया जाएगा, अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी चीज को घुमाने की बात कर रहे हैं तो जो टॉर्क हमने लगाया, उस टॉर्क की वजह से जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, तो अगर कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है उस टॉर्क की वजह से, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे देयर इज सम वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखते हैं चलो। यानी कि ये जो भी टॉर्क था इसको इधर घुमा रहा था, हम जानते थे कि वो टॉर्क कितना था। वो टॉर्क आपका एम बी साइन थीटा था या एम क्रॉस बी था। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना। ठीक है भाई, तो ये जो टॉर्क था हमारा एम बी साइन थीटा, जो घुमा रहा था इस पर्टिकुलर डाइपोल को एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, अगर मैं मानूं कि भाई मुझे वर्क डन निकालना है इस पर्टिकुलर डाइपोल पे इस टॉर्क की वजह से, तो वर्क डन ड्यू टू टॉर्क लिखा जाता है। टॉर्क का आप सिंबल ऐसे बना लो। वर्क डन ड्यू टू टॉर्क जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है टाउ डी थीटा। क्या लिखा जाता है? टाउ डी थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास रोटेशनल मोशन। वर्क डन बराबर टाउ डी थीटा। टाउ इज द टॉर्क, डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमें वर्क डन जो निकालना है वो वर्क डन टाउ डी थीटा है। टाउ की वैल्यू कितनी है? एम बी साइन थीटा। डी थीटा की जगह डी थीटा लिखे रहने दे। ये आपका बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि छोटा सा एंगल अगर चेंज हुआ है तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो छोटा सा होगा, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ ऐसी आई कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, सपोज मैं करता हूं ओरिएंटेशन मान लेता हूं कि यार मुझे ना इसके किसी एक, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और पहले डायपोल कहीं ऐसे एंगल पे रखा था, सपोज जो एंगल था वो थीटा 1 था। अब मेरे को इसको जो टॉर्क लगा उसने इसको घुमा दिया थोड़ा सा, और घुमा के अब जो एंगल बना रहा है ये, वो कुछ एंगल थीटा 2 बना रहा है। तो बोला गया कि इस थीटा 1 से थीटा 2 बनने के लिए, मतलब 60 डिग्री था 30 डिग्री हो गया, ऐसा मान लो 60 था 30 हो गया कम होके,
तो 60 से 30 आने के लिए या थीटा 1 से थीटा 2 जाने के लिए जो भी वर्क डन निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। देखो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं तो यहाँ पर एम बी साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर सोचो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क डन आ जाएगा मेरे पास। और इस साइड क्या आ जाएगा, देखो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो मैग्नेट का फिक्स होगा यानी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो बाहर ले लोगे आप। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रखी है, जो भी है ये, है ना। और इस पर्टिकुलर इसका एक डायपोल मूवमेंट है ना एम, हम जानते हैं। ठीक, चलो वो सब बातें हैं, एम और बी के बीच का एंगल ही थीटा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्क डन बराबर एम बी। अच्छा, साइन थीटा इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा, क्यों? क्योंकि डी थीटा के साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, इतना तो हम जानते हैं बेसिक इंटीग्रेशन। अच्छा, अब लिमिट कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2। मैं ऐसा बोल रहा हूं कुछ थीटा 1 एंगल पे रखा था वो डायपोल, और अब कुछ थीटा 2 एंगल पे आ गया, वो कुछ चेंज हो गया, है ना। बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा देखो ये थोड़ा सा ऐसा है और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया, यानी कि थोड़ा सा झुक गया, थीटा 1 से थीटा 2। अच्छा जी, तो यानी कि थीटा 1 से थीटा 2। अब हम यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको पता होना चाहिए कि माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड थीटा 1 to थीटा 2 इज द लिमिट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका एम बी, और ये लिमिट जब पुट करोगे तो देखो क्या आया, माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस माइनस का कॉस थीटा 1, क्योंकि लिमिट आप ऐसे ही रखते हो, पहले ये थीटा 2 इसकी जगह रख दोगे और फिर बीच में माइनस लगाओगे, फिर थीटा 1 रख दोगे, तो कुछ इस प्रकार का आ गया, है ना। और देखें तो m इंटू बी, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलो समझ आया? दिस इज वर्क डन। ठीक है, दिस इज बेसिकली वर्क डन ऑन द डायपोल by the torque on the dipole while changing its angle from theta 1 to theta 2। क्लियर है? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि if a magnetic dipole of magnetic moment m is placed in a uniform magnetic field B, then work done on the dipole while changing its angle with the magnetic field from theta 1 to theta 2 is this। मतलब कि इस डायपोल का थीटा 1 से थीटा 2 एंगल चेंज करने के लिए जो भी वर्क डन किया गया है उस डायपोल पे, वो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, अब वर्क डन हमने निकाला, पर हम पढ़ क्या रहे थे? हमारा टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड when placed in uniform magnetic field, when placed in uniform magnetic field, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा डायपोल तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, है ना। तो अब ऐसा बोला जाता है, अगर 11th के कंसेप्ट थोड़े बहुत याद हों तो जो भी वर्क डन होता है बॉडी पे, जैसे अगर मैंने इस मार्कर को, सपोज ये जमीन है ना, मेरा हाथ जमीन है, मेरे हाथ से उठा के मैं इसको ऐसे ले गया, तो मैं बोलता हूँ कि इसकी को अगर इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी तो h हाइट ऊपर ले जाने पे mgh हो गई, यानी कि जो भी मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। सही बात है, यानी जो भी बॉडी पे वर्क डन किया जाता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के उस बॉडी में स्टोर हो जाता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये बॉडी रोटेट हुई होगी, ये डायपोल रोटेट हुआ होगा, तो जो भी ये वर्क डन हुआ है इस पे, ये वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये थीटा 1 से थीटा 2 गया है, तो सपोज ये सेकंड पोजीशन है अगर, और ये फर्स्ट पोजीशन है अगर, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को U2 बोल दूं और फर्स्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को U1 बोल दूं, क्योंकि U इज द सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है। तो अगर मैं बोल दूं U1 एंड U2 आर द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन,
तो वर्क डन हम जानते हैं 11th क्लास के हिसाब से, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू, आपने अगर पढ़ा हो तो वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर वर्क पावर एनर्जी में। नहीं पढ़ा है तो फिर से समझ लें कि वर्क डन कैन बी रिटन एज चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव साइन के साथ में चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सोचो वर्क डन की जगह ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, U2 माइनस U1 लिख सकता हूं ना, डेल्टा यू को। तो माइनस के साथ में ये चीज क्या आ जाएगी, U1 माइनस U2 आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। ठीक है, तो यानी कि हम जानते हैं कि हमने पहले भी जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, जैसे इसको इधर हमने mgh बोली थी, कब बोली थी, जब मैंने इधर रेफरेंस पॉइंट माना था और इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली थी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने पहले भी पढ़ा हो चार्जेस वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एकमात्र ऐसी चीज है जो आपका ना डिफरेंस में एग्जिस्ट करती है। या तो वो डिफरेंस में एग्जिस्ट करती है या फिर एक जगह 0 अगर मानोगे एक रेफरेंस पॉइंट पे तो ही आप दूसरी जगह डिफाइन कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है ना? तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इन दो पोजीशन के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो कुछ ऐसा आया। क्लियर है? पर अगर मैं यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरे को एट एनी एंगल थीटा निकालनी है, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट एनी एंगल थीटा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बोला कि ये काम करते हैं, θ1 को क्या मान लो, 90 डिग्री मान लो। क्या मान लो? 90 डिग्री। और θ2 को क्या मान लो, 0 डिग्री मान लो। या θ2 को 0 डिग्री मत मानो, θ2 को थीटा मान लो, कुछ भी। मतलब कि सोचो ये रोटेट होना कब चालू हुआ होगा, जब ये 90 पे होगा। क्लियर है? जब ऐसे रखा होगा तो इस पे ऐसे टॉर्क लगेगा, ऐसे रखा होगा तो टॉर्क ऐसे लगेगा, या फिर ऐसे लगेगा, जैसे भी लगेगा, है ना, वो अलग बात है। पर ऐसे भी रखा होगा तो भी ऐसे लगेगा। पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ 90 से मैंने रोटेट करना चालू किया, है ना, और 90 से किसी थीटा एंगल पे लाया, और 90 डिग्री पे सोचो जस्ट, जब ये ऐसे डायपोल ऐसे रखा होगा तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इधर ऐसे फोर्स लगेगा, और ये चीज ऐसे घूमना चालू होगी। तो कहने का मतलब ये कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क की वजह से ही आपके पास ये जो भी आया है वो आया है। चलो ठीक है, बट हमने क्या माना, हमने θ1 को 90 मान लिया, θ2 को थीटा मान लिया। मतलब हम 90 से किसी एक एंगल पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और हमने ऐसा बोल दिया कि 90 डिग्री पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जब ये ऐसा रखा है सीधा, तो 90 डिग्री पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। मतलब θ1 90 है तो θ1 पे मतलब U1, U एट फर्स्ट पोजीशन, ये तो मैंने चलो इधर बोल दी, पर θ1 को अगर मैं 90 रखूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को U1 को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तो मैं U2 डिफाइन कर पाऊंगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन में डिफाइन कर पाऊंगा। बात समझ में आई आपको? अब पॉज करें, इतना लिखें, उसके बाद मैं आगे कराता हूं। ओके, तो देखो यहां पे हमारा ये आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आया, देखो θ1 को 90 मान लिया तो U1 को 0 मान लिया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर ऐसा ओरिएंटेशन है, ये डायपोल ऐसे रखा है, तो अगर इसको फर्स्ट पोजीशन बोल दूं मैं, है ना, कहने का मतलब मेरा ये था, अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो U1 0 हो गया, और θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन आपकी कुछ ऐसी मान लिया आपने कि ये कुछ इसका जो भी ये मैग्नेट है, इसका जो भी एंगल बन रहा है, कुछ यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, तो ये सेकंड पोजीशन है आपकी।
एज्यूम करिए आपने, है ना। और यहाँ पे आप u2 को u बोल दो, कुछ भी, है ना, कुछ भी u बोल दो। और यहाँ पे θ2 आपका क्या है, थीटा है। तो अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा और उससे आप रिलेट कर पाओगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये रखो, तो u1 तो हमारा 0 हो गया, माइनस u2 u हो गया, mb cos थीटा। तो खुद से देखो और बताओ, cos θ1 यानी cos 90 माइनस cos थीटा। तो बेसिकली क्या है ये आपका माइनस एम बी कॉस थीटा, दिस इज यू। अब ये तो चलो माइनस यू की तो जरूरत नहीं है, पर ठीक है, दिस इज यू एंड यू इज माइनस एम बी कॉस थीटा, दैट इज एम डॉट बी माइनस का। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, एम बी कॉस थीटा को एम डॉट डी लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में मिलता था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए। वहां पर कैसा फॉर्मूला होता था, वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी ये मैग्नेटिक डायपोल की है, और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो मैं बोलता माइनस का पी डॉट ई। बात समझ में आई? बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला हमें मिल गया एट एनी एंगल थीटा के लिए, एट एनी एंगल थीटा के लिए। सही बात है। तो यहाँ इसके बाद आप ऐसा लिख लेना, ठीक है। चलो वो तो ठीक है, पर इसमें अब कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं आपके? स्पेशल केसेस आपकी ये हैं कि अब आपकी जो ये आई पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस का m डॉट बी, वेयर m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, u इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसमें तीन केस बनते हैं कि देखो ये m डॉट बी है, या फिर ये बोल सकते हो m भी cos थीटा है माइनस की, है कि नहीं? अच्छा, अब थीटा को या तो आप 0 लो, सबसे पहले या तो 90 लो, 90 मत लो, या तो आप 0 लो या 90 लो या 180 लो। अब खुद से सोचो, जब आप 0 लोगे तो cos 0 1 होता है, यानी u की वैल्यू आएगी माइनस एम बी, और ये जो वैल्यू है ये u मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है u की। कैसी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। और इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर ये बोल सकते हैं m इज पैरेलल टू b, मतलब कि जब डायपोल ऐसा होगा, कैसा होगा? डायपोल बिल्कुल ऐसा ही रखा होगा, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होगी, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इस पर कोई और टॉर्क लगेगा ही नहीं, अब थोड़ी इधर घूमेगा। बात समझ में आई? अलोंग द लाइन आ गया, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, कहीं ऐसे रखा था और ऐसे घूम के ऐसे आ गया, इसके अब ऐसे नीचे नहीं जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, बढ़िया। 90 डिग्री पे आप बात करोगे तो u आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और m आप बोल सकते हो m इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। इधर टॉर्क मैक्सिमम होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 पे आप अगर बात करोगे तो u की वैल्यू प्लस की एम बी हो जाएगी। क्यों प्लस की एम बी? क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका u का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। या m इज एंटी पैरेलल टू, मतलब 180 डिग्री है ना, तो एंटी पैरेलल टू b वेक्टर बोल सकते हो, ठीक, एंटी पैरेलल, ठीक है। अच्छा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? और इसमें आप ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे तो ओरिएंटेशन इस केस में कैसा होगा? डायपोल का उल्टा होगा, मतलब पोल्स अलग अलग होंगे। यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। और इधर अगर आप देखते तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका इधर था, और डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इधर ही थी, तो इसलिए 0 डिग्री एंगल है, यहाँ 180 डिग्री है। तो ये 3 स्पेशल केसेस हो गए आपके किसके? पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। पॉज करें, लिखिए।
ओके ठीक है, चलो अभी ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद अभी हम जो लास्ट चीज आज अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है एनालॉगी। बेसिकली किस किस के बीच की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच की। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, तो ये एनालॉगी का एक टेबल है जो बना रहे हैं। इससे क्या है, आपको सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लास्ट ईयर 11th क्लास में एनालॉगी बिठाते हैं, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक टेबल बनवाए थे एनालॉगी का, मतलब समानताएं। तो वो समानताएं अब आपको दिख रही हैं यहाँ पे बहुत सारी। ठीक, तो सबसे पहली जो चीज है वो आप बोल सकते हो, आप ऐसे मतलब 3 चीजें बना लो, 3 कॉलम्स बना लो। एक तरफ आप ऐसे मैग्नेटिज्म लिख लो, एक तरफ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लो, ठीक, और एक पहले कॉलम में आप फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ओके, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है फ्री स्पेस कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्री स्पेस कांस्टेंट मतलब फ्री स्पेस के लिए कौन सा कांस्टेंट यूज होता है? तो अगर आपको याद हो तो यहां पर जो फ्री स्पेस कांस्टेंट होता है वो आपका होता है एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेसिकली। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो आप। ठीक, और यहां पर जो होता है यूज वो होता है आपका म्यू नॉट। इसको आप पढ़ते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप बोलते हो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा, फोर्स कांस्टेंट, यहां पर जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो के होता है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां पर जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। ठीक, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप बात करें तो डायपोल मूवमेंट के बारे में बोल सकते हो। डायपोल मूवमेंट जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दोनों वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर होते हैं। इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको M से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। और ध्यान से देखो तो साउथ पोल को मैंने बताया था नेगेटिव पोल, इसको बताया था पॉजिटिव पोल, तो डायरेक्शन वही है कि नहीं? है, सिमिलैरिटी है। अच्छा, एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड, याद करो इस चैप्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल, ये सब दोनों फील्ड किस में बात हो रही है? डायपोल के केस में बात हो रही है। तो डायपोल के केस में एक्सियल फील्ड मैग्नेटिज्म के केस में कितनी होती है? अगर आपको याद हो तो बी एक्सियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी इसी चैप्टर में, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m वेक्टर बाई आर क्यूब। बोलो सही है? कुछ ऐसा ही पढ़ा था। अब ऐसा का ऐसा इधर होता है, देखो बी की जगह इधर कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह देखो कौन है इधर? के है, तो के आएगा। 2 m की जगह इधर कौन है? देखो p है, तो p आएगा अपॉन आर क्यूब। तो याद है 2kp बाई आर क्यूब, या 1 अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इनटू 2p बाई आर क्यूब। बात समझ में आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू पी वेक्टर बाई आर क्यूब, बिल्कुल एज इट इज। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो तो B एट इक्वेटोरियल पोजीशन मिलेगा आपको।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाय आर क्यूब, और यहाँ माइनस होता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। बिल्कुल वैसे ही इधर फॉर्मूला देखो, खुद से बना सकते हो आप। क्या बनेगा बताओ? ई इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह ये चीज आएगी, 2 है नहीं, m की जगह p आएगा, r की जगह r ही रहेगा। बोलो समझ आया? आया सर, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज हुई। और क्या हो सकता है? और टॉर्क इन यूनिफॉर्म और पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क की बात करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की। टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म फील्ड। दोनों किस में बात कर रहे हैं हम? यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म के केस में मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां पर अगर आप टॉर्क देखें, इस चैप्टर में अभी हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, जो टॉर्क होता है वो कुछ आपका क्या होता है? टॉर्क बराबर m क्रॉस b, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर, पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का m डॉट b। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, यहाँ पर जो टॉर्क आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो आएगा m की जगह p, b की जगह e। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी माइनस की p डॉट e। बात समझ में आई? तो आपको फॉर्मूले याद आ गए होंगे। ये सारे फॉर्मूले इसमें पढ़े हैं, ये कांस्टेंट या जो भी है इधर जाना है, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा एनालॉगस चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा था। तो क्या आपको थोड़ा बहुत याद आया? आई होप याद आया होगा। पॉज करें और ऐसा का ऐसा टेबल बना लें और ऊपर हेडिंग डाल दें, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स। क्लियर है? ओके, पॉज करके लिख लें फटाफट। ओके, तो बेटा जी अभी आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलता रहेगा रेगुलरली, और ये जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में भले ही अभी डिलीटेड पोर्शन जो है उसको पढ़ा रहा हूँ, बट नेक्स्ट चैप्टर से मैं डिलीटेड पोर्शन जो है उसको स्किप करूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, एग्ज़ाम्स मार्च में भी हो सकते हैं। हम ऐसा मान के नहीं चल सकते कि एग्ज़ाम्स मई में ही होंगे, हम मार्च में मान के ही चलेंगे, और उसके लिए हमें फरवरी में ख़त्म करना पड़ेगा सिलेबस। फरवरी 15-20 तक ट्राई करेंगे, और उसके लिए मैं डिलीटेड पोर्शन नेक्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, बिना डर के। ठीक है? बाय बाय।